आज जब से वह किटी पार्टी में से आई थी तो बड़ी उखड़ी उखड़ी सी थी। बस रह रह कर एक ही प्रश्न उसके दिमाग को मत्था जा रहा था। समर डर से कमरे में दुबक गया था। कहीं ऐसा ना हो कि वही माँ से डांट या मार खा जाए। अभिजीत ऑफिस से थोड़ा जल्दी ही आ गए थे। वैसे भी जब उसकी किटी पार्टी होती तो वे घर जल्दी आ जाते थे। समर को अकेला भी तो छोड़ा नहीं जा सकता था। समर थोड़ा चंचल स्वभाव का था। अनीता अक्सर उसकी शैतानियों से खींच जाती। कहती, ताड़ की तरह बड़ा होता जा रहा है पर जरा भी अकल नहीं। दिन भर खुराफात ही सूझती रहती है। एक पल के लिए भी चैन से नहीं रहता। अनीता की बात सुन अभिजीत मुस्कुरा कर कहते, इस उम्र में यह शैतानियां नहीं करेगा तो क्या हम और तुम करेंगे? बिगाड़ लीजिए। आप तो दिन भर ऑफिस में रहते हैं, झेलना तो मुझे होता है। अनीता ने पर्स मेज पर रख वहीं सोफे पर निढाल हो गई। अनीता, अच्छा हुआ तुम आ गई। एक बढ़िया सी चाय पिलाओ, बड़ी तलब हो रही है। अभिजीत की फरमाइश सुन अनीता गुस्से से बिफर उठी। यहाँ मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है और जनाब को चाय पीनी है। इस घर में एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं है कि माँ थकी हुई आई है, एक गिलास पानी पूछ ले। अभिजीत समझ गए कि आज गुस्से का केंद्र बिंदु समर ही है। अभिजीत ने समर को आवाज़ दी, जी पापा क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? देख तेरी मम्मी थक कर आई है, जरा उनके लिए पानी ले आ। पर मम्मी तो किटी पार्टी से आ रही हैं, फिर भी थक। समर की बात सुन अनीता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। एक दिन किटी पार्टी चले जाओ तो सबकी आंखों में चुभने लगता है। यहाँ दिन दिन भर साइकिल चलाते रहोगे तब कुछ नहीं। समर समझ नहीं पा रहा था कि किटी का साइकिल चलाने से क्या संबंध है। अभिजीत जानते हो आज कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। दिशा और एकता के बच्चे बोर्डिंग स्कूल में चले गए। नेहा की बेटी पिछले साल ही कोटा चली गई थी। आज सब मुझसे पूछ रहे थे कि तुम कब भेज रही हो अपने बेटे को। क्या कहती, इनसे दुनिया भर की पंचायत करवा लो, बस पढ़ने के लिए मत कहो। समर सिर झुकाए सब सुनता रहा। दुनिया की छोड़ो, अपने ही घर में देख लो, सबके बच्चे बाहर हैं, एक यही है जो छाती पर लदे हुए हैं। दीदी को देखो, अभिषेक का नाम आते ही कितना सीना चौड़ा हो जाता है। डॉलर में कमाता है वह, डॉलर में। अभिजीत अनीता को शांत कराने का प्रयास कर रहे थे, पर न जाने क्यों अनीता अंदर तक आहत थी। उसका ये दर्द गुस्से की तेज आंचल में पिघल कर आंखों से बहने लगा। मासूम समर माँ के पैरों के पास आकर बैठ गया। माँ, एक बात कहूँ? अनीता ने समर को देखा। बोलो। परसों अब पापा से कह रही थी कि मेरी अधिकतर सहेलियाँ अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजकर बेफिक्र हो गई हैं। कुछ ने 4-4 किटी भी ज्वाइन कर ली है। कहती हैं दिन भर बच्चों की वजह से काम में फंसे रहते थे, कभी ये इम्तिहान तो कभी वो। अब तो फ्री है, समय ही समय है। अगर आपको भी लगता है कि मेरी वजह से आप क्लब और किटी नहीं जा पा रहे हो तो फिर आप भी मुझे किसी हॉस्टल में भेज दो। समर की बात सुन अनीता सन्नाटे में चली गई। समर का अबोध मन क्या क्या सोच रहा था। समर चुपचाप यह कहकर अपने कमरे में चला गया। अभिजीत हमेशा की तरह अनीता को उसके विचारों के साथ छोड़ सुबह से 3 बार पढ़ चुके अखबार में सिर डालकर बैठ गए। वह शाम बड़ी भारी गुजरी। किसी ने कोई किसी से बात नहीं की। दिन गुजरते गए और सब अपनी व्यस्तताओं में सब कुछ भूल गए। अनीता मेज पर खाना लगा रही थी, तभी अभिजीत के फ़ोन की घंटी बजी। नमस्ते मामा जी। खुश रहो अभिषेक, और सुनाओ क्या हाल चाल है? अभिजीत ने बड़े ही बिंदास लहजे में कहा तो अनीता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अभिजीत और अभिषेक कहने को तो मामा भांजे थे, पर अभिषेक अभिजीत से कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ था। अभिषेक बड़ी ननंद का बेटा था और अभिजीत घर में सबसे छोटे थे। दीदी की शादी के वक्त अभिजीत मुश्किल से 10-12 साल के ही थे। अभिजीत अक्सर बताते थे
अभिषेक जब छोटा था तो वह हमेशा उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता था। अभिषेक अभिजीत के लिए एक गोल मटोल खिलौने की तरह था। छोटे मामा की उंगली पकड़े वह सारा बाजार घुमाता। गर्मी की छुट्टियों में अभिषेक के आने से पहले ही फोन पर सारी योजना बन जाती थी। दीदी से छुपकर अभिजीत ने अभिषेक को स्कूटी चलाना भी सिखाया था। सच पूछो तो कहने को तो उनमें मामा भांजे का रिश्ता था, पर उन सबसे ऊपर एक मित्रता का भाव भी जुड़ा हुआ था। शायद इसी भाव के कारण ही वो एक दूसरे से खुलकर बात कर पाते। अरे भाई, शादी वादी का क्या विचार है, करनी है कि नहीं? अभिषेक अभिजीत की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। करनी है मामा जी, करनी है, वह भी कर ही लेंगे मामा जी। पहले कुछ कमा तो ले, वरना आपकी बहू को कहाँ रखेंगे और क्या खिलाएंगे। अभिषेक शुरू से ही पढ़ने में होशियार था। इंजीनियरिंग करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट हो गया और नौकरी के साथ साथ उसने एमबीए भी कर लिया। एमबीए करने के बाद अभिषेक की लंदन में एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी लग गई थी। अभी 2 साल भी नहीं हुए थे, सब शादी के लिए हल्ला मचाने लगे थे। अभिषेक से सभी चुटकी लेते थे। अरे भाई, कोई हो तो बता देना। पर ना जाने क्यों एक अनदेखा डर सभी के मन में बैठा हुआ था, कहीं सचमुच वह किसी गोरी मैम को लेकर खड़ा ना कर दे। अभिजीत ने हवा में तीर छोड़ा। कोई लड़की देख रखी हो तो पहले ही बता दो, फिर ना कहना कि मामा ने पूछा नहीं। तुम्हारे नाना पीछे पड़े हैं कि तुमसे पूछ ले, वरना हम लोग लड़की देखें। तभी पीछे से अनीता चिल्लाई, अभिषेक पहले बता देना, अचानक से सरप्राइज मत देना। कम से कम तेरी मामी को तैयारी करने का मौका ही दे देना, वरना तेरी बीवी कहेगी कि मैं किन लोगों के बीच आ गई। अनीता ने अभिजीत से फ़ोन ले लिया। अभिषेक न जाने क्यों शर्मा गया। अभिषेक, कैसे हो बेटा? मामी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए, आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक हैं, बस वही दाल रोटी के चक्कर में फंसे हुए हैं। तुम बताओ, कोई लड़की वड़की देखी कि हम लोग देखें? आप भी मामी जी। अरे मुझसे क्या शर्माना, जो भी हो साफ साफ बता देना। अभिषेक ने वही रटा रटाया जवाब दिया। मनुष्य का एक स्वभाव होता है, चाहे वो कितना भी समझदारी का ढोंग कर ले, पेट में शक की मरोड़ उठती ही रहती है। अनीता ने एक दिन यूं ही सोशल मीडिया पर अभिषेक का अपनी साथी महिला कर्मचारियों के साथ पार्टी की फ़ोटो देख ली थी। छोटे छोटे कपड़ों में लड़कियां हाथ में रंगीन गिलासों के साथ तितली की तरह खिलखिला रही थीं। न जाने क्यों तब से ही अनीता के दिमाग में शक का कीड़ा घुस गया था। वह बहुत दिनों से इसी फिराक में थी कि अभिषेक से बात कैसे निकलवाई जाए। अनीता ने अपनी आवाज़ को गंभीर बनाकर कहा, अभिषेक, शादी तो करनी ही है और हर आदमी तुमसे कुछ ना कुछ कहेगा ही, पर निभाना तुमको है। इन सब चीज़ों में दूसरों की नहीं, खुद की सुनो। कल कोई ऊंच नीच हुई तो सब पल्ला झाड़ लेंगे। तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, इसका निर्णय तुमको ही लेना होगा। मामी की बात सुनकर अभिषेक के दिल में छुपे विचारों को मानो बल मिल गया। शायद आज से पहले किसी ने उससे इस ढंग से बात नहीं की थी। किसी ने भी कभी उसका दृष्टिकोण जानने का प्रयास नहीं किया था। अभिषेक, कहना तो नहीं चाहिए, सब मेरे अपने ही हैं, पर तुम्हारे घर या तुम्हारी नानी के घर का माहौल ऐसा नहीं है कि नए ज़माने की लड़कियां अपने आप को एडजस्ट कर लें। सच पूछो तो वो वक्त के साथ बदलना भी नहीं चाहते। हम लोगों की बात छोड़ो, हमने तो जैसे तैसे निभा लिया, पर तुम्हारी पीढ़ी यह सब नहीं झेल पाएगी। सच कह रही हो मामी, घर पर पापा, मम्मी, दादी, ताऊ, ताई जी सब शादी के लिए पीछे पड़े हैं। हर दूसरे तीसरे दिन मम्मी एक फ़ोटो लेकर खड़ी हो जाती हैं। मैं उनसे खुलकर कभी नहीं कह पाता कि अचार मुरब्बा वाली लड़की मुझे नहीं चलेगी। अभिषेक की बात सुन अनीता खिलखिला कर हंस पड़ी। अनीता सोचने लगी, सच ही तो कह रहा था अभिषेक। उसकी शादी के समय पापा ने भी तो शौक में यही सब तो लिखवाया था। अभिषेक ने बड़ी लापरवाही से कहा, मामी जी, आजकल के ज़माने में ये सब खाता कौन है? वैसे भी आजकल बाज़ार में सब कुछ मिल जाता है।
फिर भी बेटा, अनीता के शब्द गले में ही अटक कर रह गए। यही अभिषेक खाने के लिए बचपन में दीदी को कितनी नाच नचाता था। दीदी हाथ में थाली लिए अभिषेक के पीछे पीछे भागते हार जाती थी। गलत तो नहीं कहा था अभिषेक ने। मम्मी जी अक्सर कहती थी कि आजकल की लड़कियां कुछ नहीं करना चाहती, ऊपर से तो राय ये कि पढ़ाई कर रहे हैं, खाना बनाने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अनीता सोचने लगी, उसके पापा ने भी तो उसकी शादी के वक्त कुछ इसी तरह के शौक़ और विशेषताएं लिखवाई थीं। कुछ तो ऐसी भी चीज़ शामिल थी जिसका उससे दूर दूर तक नाता नहीं था। उन दिनों कुकरी बेकरी बड़े लोगों की चीज़ें हुआ करती थी। पापा ने भी वो भी लिखवा दिया था। शायद लड़के वालों के सामने वो अपनी बेटी को कमतर नहीं दिखाना चाहते थे, या शायद ये भी हो सकता है कि वे किसी भी आधार पर बेटी के ऊपर रिजेक्शन का ठप्पा नहीं लगवाना चाहते थे। पर इतने जतन और टोटके के बाद भी 2 जगह से रिजेक्शन का ठप्पा लगने के बाद ही अनीता की शादी अभिजीत से हो पाई थी। वक्त बदल गया था, पर वक्त के साथ लड़कियों के लिए सोच का दायरा नहीं बदला था। पर लड़कियों को आज भी रिजेक्ट किया जाता था। पर हाँ, समय ने करवट जरूर ली है। अब लड़कियां भी लड़कों की तरह रिजेक्ट करने लगी हैं। हेलो हेलो। अनीता अभिषेक की आवाज़ सुन अपनी सोच के घेरे को तोड़ बाहर आ गई। सुन रही हूँ बेटा, बोलो। मामी जी, मैं खुद नहीं चाहता कि जिस किसी से मेरी शादी हो वह दिन भर घर पर बैठकर मेरे लिए खाना बनाए। जिस किसी? अनीता का संकित मन सोशल नेटवर्किंग पर अभिषेक के साथ की लड़कियों की तस्वीरों में उस जिस किसी को तेजी से टटोल रहा था। अभिषेक, ठीक कह रहे हो, जितना बड़ा शहर उतने ही खर्चे। दोनों नहीं कमाएंगे तो काम कैसे चलेगा? बात कमाने की नहीं है मामी जी, मैं इतना कमा लेता हूँ कि अच्छे से ज़िंदगी कट जाएगी। पर इस शहर में घर में दिन भर अकेली पड़ी रहे, यह तो मैं नहीं चाहूँगा। यह सुन अनीता हंस पड़ी। क्या जवाब देती? आज उसकी डिग्रियाँ उसको मुँह चिढ़ा रही थी। अभिजीत ने शादी की पहली रात ही कह दिया था कि मुझे घर संभालने वाली लड़की चाहिए, नौकरी के चक्कर में घर की शांति भंग नहीं कर सकता। आखिर घर में और भी महिलाएं हैं। अनीता ने दूसरे ही दिन उन सपनों को कहीं गहरे तह खाने में दबा कर रख दिया था। अभिषेक, कह तो तुम सही रहे हो, शायद तुमको अच्छा ना लगे, पर तुम्हारे घर का ना जो माहौल है, वहाँ तुम्हारी बीवी से साड़ी पहनने की उम्मीद की जाए, खाने में 3 तरह की सब्जी की उम्मीद की जाए, तो वो बेचारी कहाँ से नौकरी कर पाएगी? साड़ी? मामी जी, इन 2 सालों में मैंने किसी को भी सलवार सूट में नहीं देखा। आप साड़ी की बात कर रही हैं? आप 3 सब्जी की बात कर रही हैं? मैं तो यह भी उम्मीद नहीं करता कि उसे खाना बनाना भी आता हो। जब मुझे बनाना नहीं आता, अगर उसे बनाना नहीं आता तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? वैसे भी वो सब तो मैनेज हो ही जाता है। अभिषेक की बेबाकी कहीं ना कहीं उसे अंदर तक भेद गई थी। कहीं ना कहीं वह अपने भविष्य के लिए भी भयभीत हो रही थी। कुछ वर्षों बाद भी तो उसी दहलीज पर वह खड़ी होगी जहां आज दीदी खड़ी थी। अनीता हतप्रभ थी। क्या वाकई में जमाना इतना बदल गया है? अनीता की आंखों के सामने दीदी का चेहरा घूम गया। बहू के लिए देखे गए वो अनगिनत सपने कहीं ना कहीं उसे चूर चूर होते दिख रहे थे, जिसकी किरचें उसे चुभती सी महसूस हो रही थी। अनीता कहीं भी घूमने जाती तो ननंद के लिए उस शहर की कोई प्रसिद्ध चीज़ लेकर आती। कई बार तो दीदी ने भी मनुहार करके अपनी भावी बहू के लिए भी साड़ी मंगवाई थी। अनीता, एक साथ कुछ नहीं हो पाता, धीरे धीरे करके इकट्ठा करती चलूँगी, तभी तो अभिषेक की शादी तक कर पाऊँगी। बनारसी, कांजीवरम, चंदेरी और ना जाने क्या क्या। माँ तो माँ ही होती है। महीनों की जद्दोजहद के बाद आखिर अभिषेक के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ ही ली गई। लड़की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, अभिषेक की बराबरी की ही थी। दीदी अपनी चांद सी बहू के गुण गाते नहीं थक रही थी। जानती हो अनीता, सुप्रिया अभिषेक से पहले नौकरी करती है। अभिषेक से कहीं ज़्यादा अच्छा पैकेज है उसका। दीदी, आपकी तो ऐश है, दोनों हाथ में लड्डू हैं, सुंदर और कमाऊ बहू मिल रही है आपको। दीदी की भाषा और व्यवहार में अचानक से कमाऊ
बहू की ठसक दिखने लगी थी। दीदी, साड़ियाँ और लेनी हो तो बता दीजिए, अनीता ने भाभी होने का फर्ज निभाते हुए कहा। अनीता सुन, पीहर से भात के लिए बस मेरे और जीजा जी का ही कपड़ा लाना। सुप्रिया और अभिषेक का मैं देख लूँगी। नए जमाने के बच्चे हैं, पता नहीं क्या पसंद आए क्या नहीं। हम लोगों का तो सब चल जाता है। नहीं नहीं दीदी, ऐसे कैसे, ये तो पीहर वालों की जिम्मेदारी है, अनीता ने अपनी आवाज़ में रस घोलते हुए कहा। आखिर शादी का दिन भी आ गया। सब बहुत खुश थे। खुश तो दीदी भी थी, पर शायद अभिषेक की वापसी की बात सोच सोच कर उनकी आंखें भर आ रही थी। दीदी शायद भूल गई थी, कहीं ना कहीं इन सब की जिम्मेदार वो स्वयं थी। अभिषेक की पीठ पर आज जो सपनों के पंख हैं वो उन्होंने खुद ही रोपे थे। आज अभिषेक के बचपन की एक एक घटना को याद कर कर उनका आंचल भीग रहा था। वक्त की आंच में स्मृतियाँ मोम की तरह पिघल पिघल कर आंखों से टप टप गिर रहे थे। कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को अपने खुद के अधूरे सपनों को पूरा करने का जरिया बना लेते हैं। झालर की रोशनी से नहाया दीदी का घर कितना खूबसूरत लग रहा था। शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। बहू के आगमन के साथ मेहमानों की रवानगी शुरू हो गई। अनीता भी अपना सामान बांध रही थी। तभी पीछे से दीदी ने आकर अनीता को चौंका दिया। उनके हाथों में कुछ रंगीन लिफाफे और कपड़ों के बंडल थे। अनीता, आती रहना, अभिषेक अगले महीने तक चला जाएगा। सुप्रिया अभी यहीं रहेगी। वीज़ा बनते ही वह भी अभिषेक के पास चली जाएगी। न जाने क्यों दीदी कहते कहते उदास हो गई। कितने मन से जीजा जी ने 2 मंजिला घर बनवाया था। एक एक चीज़ दीदी और अभिषेक की पसंद की लगवाई थी, पर आज उस घर में रहने के लिए दीदी जीजा जी के सिवा कोई नहीं था। अनीता दीदी से आने का वादा कर अपने घर वापस आ गई। गृहस्थी की उठापटक से जूझती अनीता समय निकालकर अक्सर दीदी से बात कर लेती। शुरू में तो सब ठीक था, पर कमाऊ बीवी की सांस होने की ठसक धीरे धीरे न जाने कहाँ गुम होने लगी थी। वीज़ा का इंतज़ार करते करते साल भर होने को आ गया था। शुरू में तो सब ठीक था। एक बार साड़ी में पैर फंस जाने की वजह से सुप्रिया गिरते गिरते बची थी। दीदी ने उसी दिन फरमान जारी किया था, साड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं है, तुम सूट पहनो। वैसे भी सारा शरीर ढका रहता है, कल कहीं चोट वोट लग जाए तो फिर कौन सेवा करेगा। अनीता सोच में पड़ गई। वक्त के साथ दीदी कितनी बदल गई थी। शादी के 5 साल बाद जब उसने दबे स्वर में सलवार कमीज पहनने की इजाज़त मांगी तो घर में कितना हंगामा मचा था। दीदी ने भी कितना कुछ सुनाया था। भले घर की बहू बेटियों को यह सब शोभा नहीं देता, पर आज सुप्रिया को तो मानो खुला आसमान मिल गया। वो घर में गाउन पहनकर आराम से सास ससुर के सामने डोलने लगी थी। चीज़ें बिगड़ रही थी और चीज़ों के बिगड़ने के साथ दीदी के फ़ोन आने का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा था। अनीता उनके फ़ोन को उठाने से बचने लगी थी, पर बचती भी तो कब तक। घर में शायद कुछ ज़्यादा ही बवाल हो गया था। दीदी का सुबह सुबह ही फ़ोन आ गया था। अनीता, देख क्या ज़माना आ गया है। गिनती के 3 लोग हैं, पर महारानी से 3 लोगों का भी खाना नहीं बन पाता। कहती है कि नौकरी करूं या खाना बनाऊं, इनकी नौकरी से हमें क्या लेना देना। कौन सा एक चवन्नी हमारे हाथ पर धर देती है। तीज त्यौहार पर दे भी दिया तो उससे क्या पेट भर जाएगा। कहती है कमाने का फ़ायदा क्या, जब एक खाना बनाने वाली भी नहीं रख सकते। अब यही रह गया है कि घर में 2-2 औरतों के रहने के बावजूद भी नौकरों के हाथ का खाना खाया जाए। अनीता चुपचाप ननद की बात सुनती रही और सोचती रही कि दीदी को बहू से उम्मीद करने या कोसने से पहले एक बार अपने बेटे से भी पूछना चाहिए था कि क्या उसे कैसी बीवी चाहिए थी। सुप्रिया ही हर बार अच्छी बहू होने का प्रमाण क्यों देती फिरे। आखिर अभिषेक कब आकर ये कहेगा कि उसे ही तो ऐसी जीवन साथी चाहिए थी। आखिर सुप्रिया ही कर्तव्यों की कसौटी पर क्यों और कब तक पीसती रहेगी। क्या सचमुच अभिषेक कभी यह कह पाएगा। अनीता सोचती रही, क्या इस सवाल का जवाब कोई दे पाएगा। सच ही कहा है किसी ने, समाज औरतों के लिए कभी नहीं बदलता। अब यही लोग जाने, मेरा इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। दोस्तों,
ये कहानी यही समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। अब तो लगता है कि सारा मज़ा ही किरकिरा होने वाला है, क्योंकि इस मुसीबत को अभी ही आनी थी। अरे सुशील, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। वैसे भी इतनी ठंड पड़ रही है कि मेरा तो कहीं भी आने जाने का मन नहीं कर रहा है। वैसे भी रूम में कैद होने से अच्छा है मैं तुम्हारी सेवा करूं। नहीं नहीं साधना, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। हम हर एक जगह घूमेंगे जैसा पहले तय था। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। सुशील और साधना रात के समय शिमला पहुंचे थे। रात को ही सुशील को सर्द बुखार ने जकड़ लिया था। सारी रात होटल के कमरे में वह छींकता रहा था। सुशील ने दवाई भी ली थी, मगर उसका तत्काल असर नजर नहीं आया। सुबह शिमला में जैसा मौसम बन गया था, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि किसी भी वक्त बर्फ गिरनी शुरू हो सकती थी। उस समय बर्फबारी देखने के शौकीन लोग बड़ी संख्या में शिमला में जमा थे। होटल ठसाठस भरे हुए थे। अगर आशा के अनुसार सिर्फ बर्फबारी नहीं होती तो शिमला में जमा सैलानियों में मायूसी छा सकती थी। बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ने के बाद शिमला कितना खूबसूरत दिखता था, यह साधना को मालूम था। साधना कई बार शिमला आ चुकी थी। शिमला से उसके अतीत की कई यादें जुड़ी थी। इस बार साधना शिमला नहीं आना चाहती थी। उसे मालूम था कि शिमला में अतीत की यादें उसे ज़्यादा परेशान करेंगी। साधना कहीं और जाने को तैयार थी, लेकिन सुशील शिमला जाने की जिद पर अड़ गया था। दरअसल सुशील ना तो पहले कभी शिमला आया था, ना ही उसने कभी स्नोफॉल देखा था। इसीलिए शिमला में उसके लिए पर्याप्त आकर्षण था। साधना खुलकर सुशील को यह नहीं बता सकती थी कि वह शिमला क्यों नहीं जाना चाहती थी। साधना कहती तो शायद सुशील को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। वैसे सुशील और साधना के पहले पति विपुल के स्वभाव और आदतों में बड़ा फर्क था। कारोबारी इंसान होने के बावजूद सुशील के स्वभाव में सरलता और खुलापन था। सुशील की आदत ना तो बातों को अधिक कुरेदने की और ना ही छोटी मोटी बातों को अहमियत देने की थी। किसी बात को चुपचाप मन में रखने की बजाय वह उसे कह देना ज़्यादा पसंद करता था। पिछले 3 वर्षों में साधना सुशील को किसी हद तक समझ तो गई थी, मगर अपने कड़वे अनुभवों के चलते वह किसी भी मर्द पर इतनी जल्दी भरोसा करने को तैयार नहीं थी। शायद यही वजह थी कि साधना ने सुशील को यह बताने में संकोच से काम लिया था कि उसे शिमला जाने में इतनी दिलचस्पी क्यों नहीं थी। मालूम नहीं सुशील उस समय कैसे रिएक्ट करता जब साधना उसे यह बताती कि वह अपने पहले पति विपुल के साथ कई बार शिमला आई थी। सुशील को तो यह भी मालूम नहीं था कि वह साधना के साथ शिमला के जिस होटल में ठहरा था, उसी होटल में कभी साधना अपने पहले पति विपुल के साथ हनीमून के लिए ठहरी थी। कहने को तो शादी के बाद सुशील ने साधना से साफ शब्दों में कहा था कि उसे उसके अतीत से कोई भी दिलचस्पी नहीं है। शादी के बाद सुशील ने साधना को यह भी आश्वासन दिया था कि वह उसके बीते हुए कल के बारे में उससे कभी सवाल नहीं करेगा, किंतु साधना का मानना था कि सब कहने की बातें हैं। यह बात सुशील का मूड खराब कर सकती थी कि जिस होटल में वे दोनों ठहरे हुए थे, उसी होटल में उसने कभी अपने पहले पति के साथ हनीमून मनाया था। साधना इतनी मूर्ख भी नहीं थी कि ऐसी बात का जिक्र सुशील से करती। ज़्यादा सर्दी अक्सर सुशील को जुकाम में जकड़ती थी। जैसा डर था, शिमला आते ही जुकाम की पकड़ में आने से वह बच नहीं सका था। दोनों ने सुबह का नाश्ता बिस्तर पर ही किया। खिड़की से बाहर देखने पर धुंध की वजह से माल रोड की सड़क भी ठीक से नज़र नहीं आ रही थी। अपनी तबीयत को देखते हुए सुशील का होटल से बाहर निकलने का कोई इरादा फिलहाल नहीं था, मगर अपनी वजह से वह साधना को कमरे में बंद नहीं रखना चाहता था। इसीलिए साधना को देखते हुए उसने कहा, मेरा तो इस हालत में होटल से बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। मेरी मानो तो तुम एक छोटा सा राउंड अकेले मार आओ। अगर इस जुकाम से छुटकारा मिला तो दोपहर के बाद साथ साथ निकलेंगे। नहीं, अकेले कोई मज़ा नहीं आएगा, साधना ने कहा। मेरे साथ इस कमरे में बंद रहकर तुम भी बेकार में बोर होगी। हम यहाँ तफरीह के लिए आए हैं, एक एक पल को एंजॉय करना चाहिए। यह बेवकूफ़ी ही होगी कि मेरे साथ तुम भी इस कमरे में पड़ी पड़ी हिल स्टेशन पर आने का अपना मज़ा किरकिरा करो।
सुशील के मजबूर करने पर साधना माल रोड पर चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ी। माल रोड की गहरी धुंध और कड़ाके की सर्द में एक दूसरे से सटकर बाहों में बाहें डालकर टहलते हुए जोड़े काफ़ी रोमानी नज़ारा पेश कर रहे थे। उड़ती धुंध के कोमल किंतु सर्द स्पर्श से साधना के गाल एकदम सुन्न से पड़ गए थे। साधना के मन में कुछ कसकने लगा था। वक्त के साथ सब कुछ कैसे बदल गया था। पुराने रिश्ते नाते टूट गए थे और नए बने थे। अपने पहले पति विपुल के साथ साधना जब हनीमून मनाने शिमला आई थी तो उसने कभी सोचा नहीं था कि जन्म जन्मांतर के संबंधों की डोर इतनी छोटी और कच्ची हो सकती थी। 8-9 वर्ष पहले की ही बात थी। इसी माल रोड पर विपुल का हाथ थामकर चलते हुए खुशी से साधना के कदम जैसे जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। विपुल जैसा जीवन साथी पाकर खुद को दुनिया की खुशकिस्मत औरतों में शुमार करते हुए उसने भविष्य के कई सपने देख डाले थे। देखने में तो साधना को वैसा ही जीवन साथी मिला था जैसा वह चाहती थी। पढ़ा लिखा और देखने में सुंदर, उसमें कोई ऐब भी नहीं था। उस पर बैंक की सरकारी नौकरी जिसमें भविष्य के बारे में आर्थिक सुरक्षा की गारंटी थी। शादी के बाद विपुल ने बड़ी बड़ी बातें की थी। 1-1.5 वर्ष तो घूमने, सैर सपाटे और विवाहित जीवन का आनंद लेने में कैसे बीता था इसका पता भी नहीं चला था। शादी के बाद साधना को कई नए रिश्ते भी मिले थे। सास ससुर, देवर और ननंद जैसे रिश्ते। शादी के करीब 2 वर्ष बाद साधना के जीवन में आसमानी परी की तरह आई थी नन्ही निम्मी। बेटी को जन्म देने के बाद साधना उसकी जिम्मेदारियों के साथ बंध गई थी। इसके साथ ही जीवन काफ़ी हद तक यथार्थ के धरातल पर भी उतरने लगा था। यथार्थ के धरातल पर उतरने के बाद बड़ी बड़ी बातें करने वाले विपुल के अंदर का असली इंसान भी अब सामने आने लगा। उसने शादी के बाद जैसा दिखने की कोशिश की थी वह वैसा नहीं था। काफ़ी वहमी और शक्की स्वभाव था उसका। छोटी छोटी बातों को लेकर साधना से उलझना उसकी आदत थी। विपुल के अंदर के इंसान से परिचय होने के बाद साधना का जीवन बदरंग होने लगा था। सपने बिखरने लगे। विपुल के अप्रत्याशित रवैये से साधना के जीवन में जो रिक्तता उत्पन्न हुई उससे उसने दूसरे रिश्तों से भरने की कोशिश भी की थी, मगर साधना की यह कोशिश भी वहमी और शक्की स्वभाव वाले विपुल को पसंद नहीं आई। इससे उनके दाम्पत्य संबंधों में तनाव बढ़ता गया था। इस बढ़ते तनाव के बीच कुछ ऐसा भी घट गया था जिसके बाद साधना को लगा था कि अब उसका विपुल जैसे इंसान के साथ रहना मुश्किल था। उसे उससे अलग हो जाना चाहिए। उन दोनों के अलग होने का ज़्यादा शोर नहीं मचा था। किसी को उनके अलग होने की सही वजह भी मालूम नहीं हुई थी। पति पत्नी के बीच की बातें उनके बीच में ही रह गई थी। जाहिर होती तो इससे कई दूसरे रिश्ते भी प्रभावित हो सकते थे। विपुल से अलग होते वक्त साधना को खामोशी में बेहतरी नजर आई थी। जबान खुलने से कई अफवाहें जन्म ले सकती थी। अलग होने के मात्र 8 महीने के उपरांत ही साधना और विपुल का एक कोर्ट में कानूनी तौर पर तलाक हो गया था। तलाक के मामलों में निर्णायक होने में साधना को ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। अपने तंग नजरिए और शकी स्वभाव के चलते विपुल ने जैसे इल्ज़ाम साधना पर लगाए थे, उसको देखते हुए साधना को लगा था कि वह इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। साधना की 2 वर्ष की बेटी निम्मी पहले पति के पास ही रह गई थी। बाकी सब चीज़ें तो मन में कसकती ही थी, लेकिन अपनी नन्ही सी बेटी की याद साधना को कभी कभी रुलाती थी। वह अब कुछ बड़ी भी हो गई होगी। शायद देखने पर अपनी मम्मी को अब वह पहचान भी नहीं पाती। अपने अतीत की यादों के साथ चलते हुए साधना उस लिफ्ट वाली जगह से भी आगे निकल आई थी जो माल रोड को नीचे कार्ट रोड से जोड़ती थी। मौसम के मिजाज को देखते हुए साधना को और आगे जाना ठीक नहीं लगा। लिफ्ट के थोड़ा आगे जाकर साधना रुकी और सड़क की खाई वाली साइड पर लगे लोहे की रेलिंग को थाम नीचे देखने लगी। नीचे खाई में भी उड़ती हुई गहरी धुंध के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यह धुंध ही कब बर्फ का रूप धारण कर लेंगी मालूम नहीं था। इसी धुंध के बर्फ के महीन करणों के बदलने के ही इंतज़ार में शिमला में हजारों सैलानी जमा हुए थे।
शायद साधना शिमला के नीचे गहरी खाई में उड़ती धुंध का नज़ारा कुछ देर और देखती, अगर अचानक ही किसी बात ने उसे चौंका नहीं दिया होता। कोई साधना के कदमों में झुक गया था। एक पल के लिए तो साधना घबरा गई। धुंध के कारण कदमों में झुकने वाले का चेहरा तुरंत नहीं पहचान सकी। जब कदमों में झुकने वाला सीधा हुआ तो साधना उसे पहचान गई। उसके मुख से बेसाख्ता निकला, राज तुम? शुक्र है आपने पहचान तो लिया। मेरी नज़र अभी कमज़ोर नहीं हुई, मगर यह सब करने की अब क्या ज़रूरत थी? साधना का इशारा कदमों को छूने की तरफ था। क्या आपके कदमों को छूने का मुझे अधिकार नहीं? जो रिश्ता रहा ही नहीं उसे सम्मान देने से अब क्या लाभ? हंसने की असफल कोशिश करते हुए साधना ने कहा, आपसे भैया ने रिश्ता तोड़ा था, हमने तो नहीं। राज ने कहा, देख रही हूँ बड़े ही नहीं हो गए हो, बड़ी बड़ी बातें भी करने लगे हो। 4 वर्ष कम नहीं होते कुछ बदलने के लिए। मैं आपको अब क्या कहकर संबोधित कर सकता हूँ? राज ने पूछा। मेरा नाम ले सकते हो। यह जानते हुए भी उससे ऐसा नहीं होगा। साधना ने हंसकर कहा, अब जानती हैं मुझसे यह नहीं होगा तो तुमको मुझे मिसेस वर्मा कहकर बुलाना चाहिए। मैंने शादी कर ली है और मेरे पति का नाम सुशील वर्मा है। मैं शिमला उसी के साथ आई हूँ। साधना के इन शब्दों से राज को जरूर एक धक्का लगा था। अपने अंदर के दर्द को वह अपने चेहरे से झलकने से रोक नहीं सका था। मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद नहीं दे सकता, सिर्फ शुभकामनाएं व्यक्त कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, मिसेज वर्मा कहकर बुलाना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। तो इस उलझन का अंत कर देते हैं। अब तुम भी मुझे भाभी कहकर बुलाओ, मैं बुरा नहीं मानूंगी। साधना ने कहा, कभी सोचा नहीं था जिंदगी और हालात ऐसे बदल जाएंगे। छोड़ो पुरानी बातों को। यहाँ शिमला में अकेले आए हो? नहीं, कुछ दोस्तों के साथ। क्या कर रहे हो आजकल? अभी कुछ नहीं। घर में सब कैसे हैं? माँ जी, सुप्रिया, निम्मी? आपके जाने के बाद घर में सब कुछ बिखर सा गया था। माँ अब ठीक नहीं रहती। सुप्रिया इसी साल अपनी ग्रेजुएशन कर लेगी और निम्मी को आने वाली सेशन में डलहौजी के एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। बोर्डिंग स्कूल क्यों? क्या घर में रहकर निम्मी की पढ़ाई नहीं हो सकती थी? माँ के बीमार रहने के कारण ऐसा फैसला लेना पड़ा। माँ जी की बीमारी का बहाना क्यों? तुमको सीधे कहना चाहिए कि तुम्हारी नई भाभी ने दूसरी औरत के बच्चे को नहीं अपनाया। साधना का लहजा तल्ख हो गया। आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। भैया ने शादी नहीं की, राज ने कहा। राज के ऐसा कहने से साधना को आगे कुछ कहने को नहीं सूझा। साधना को चुप देखकर राज ने कहा, ऐसा लगता है आज बर्फ गिर कर ही रहेगी। हाँ, ऐसा ही लगता है। यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? सर्दी बहुत है, अब तो गरम गरम कॉफ़ी की तलब हो रही है। आओ होटल चलते हैं, वही आराम से बैठकर कॉफ़ी पियेंगे। इसी बहाने मिस्टर वर्मा से भी मिल लोगे तुम। साधना की बात से राज असमंजस की स्थिति में नजर आया। राज को उसके असमंजस से उबारने की कोशिश करते हुए साधना ने कहा, तुमसे मिलकर सुशील को खुशी होगी, मुझे पक्का यकीन है। लेकिन कोई लेकिन नहीं। चुपचाप मेरे साथ चलो। अगर कुछ देर और यहाँ खड़ी रही तो कुल्फी की तरह जम जाऊंगी। हुक्म देने वाले अंदाज में साधना ने कहा, मैं आज भी आपकी किसी बात को टाल ना सका। गुड बाय। हाथ से राज के गाल को थपथपाते हुए साधना ने कहा। उसके साथ चल रहे लड़के को हकीकत मालूम नहीं थी। वह उस कुरूप और कड़वी सच्चाई से अनजान था जो उसके लिए रिश्तों के माने ही बदल सकती थी। राज ने भी दूसरों की तरह उसके और विपुल के रिश्ते को टूटते हुए देखा था। इस रिश्ते के टूटने की गंदी हकीकत उसे मालूम नहीं थी। उसे मालूम नहीं था कि रिश्ते के टूटने में उसकी भूमिका कैसे जुड़ गई थी। दूसरे शब्दों में जबरदस्ती उसकी भूमिका जोड़ दी गई थी। अच्छा था सब कुछ साधना और विपुल में ही निपट गया था, वरना ना तो राज उससे ऐसे बात करता और ना ही उसके साथ होटल चलता। साधना उम्र में भी राज से बड़ी थी और रिश्ते में भी। साधना ने अपने को बड़ा माना था तो राज ने भी उसे बड़प्पन दिया था। राज अपनी माँ की भले नहीं सुने, मगर वह साधना की बात को टालने की कभी हिम्मत नहीं करता था।
कभी कभी तो साधना को ऐसा लगता कि वह उससे डरने लगा था। इस बात का एहसास साधना को उस वक्त हुआ था जब कपड़ों की धुलाई करते हुए उसे राज की पतलून की जेब से गुटखे का एक अनखुला पाउच मिला था। कॉलेज में जाकर क्या यही बुरी आदतें सीख रहे हो? गुटखे का पाउच देवर राज को दिखलाते हुए साधना ने डांटने वाले अंदाज में कहा था। बाद में राज ने उससे कई बार माफ़ी मांगी थी। ऐसी घटनाओं से उनके रिश्ते में विश्वास बढ़ा था। राज के साथ साधना का एक पवित्र रिश्ता था। उन्मुक्त होने के बाद भी उस रिश्ते में एक मर्यादा थी, लेकिन साधना को नहीं मालूम था कि राज के साथ उसकी अंतरंगता को विपुल किसी दूसरी नज़र से देख रहा था। उसके अंदर शंका का नाग कुंडली मारकर बैठ गया था। देवर भाभी के बीच पवित्र रिश्ते में भी उसे कुछ गलत दिखने लगा था। इस बात से साधना तब तक बेखबर रही जब तक कि विपुल के मन में कुंडली मारे बैठा शक का नाग अपना फन उठाकर फुफकार नहीं उठा था। उस वक्त निमी जन्म ले चुकी थी और साधना भविष्य के नए सपने संजो रही थी। विपुल के शक की जहरीली फुफकार ने साधना को हक्का बक्का सा कर दिया था। जिंदगी के ऐसे बदरंग पहलू के बारे में तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। किसी औरत के लिए सबसे मुश्किल काम होता है अपने चरित्र पर शक करने वाले इंसान के साथ रहना। जल्द ही विपुल के साथ दाम्पत्य संबंधों में साधना का दम घुटने लगा था। राज और साधना के रिश्ते पर शक जाहिर करके विपुल ने संबंधों में ऐसी दरारें पैदा कर दी थी जिनका भरना मुश्किल था। पति पत्नी के रिश्ते की असली बुनियाद तो विश्वास ही होती है। इस बुनियाद को शक की दीमक जब खोखला कर देती है तो उस पर उनके रिश्ते की इमारत बहुत दिनों तक खड़ी नहीं रह पाती। ऐसा ही हुआ था। रिश्तों की इमारत ढह गई और साधना ने विपुल से अलग होने का फैसला कर लिया। बहुत कुछ अप्रत्याशित और बुरा घट गया था, मगर इसका अच्छा पहलू केवल यही था कि उनके संबंध टूटने का ज़्यादा तमाशा नहीं हुआ। दूसरे नाजुक रिश्ते अप्रभावित रहे। एक परिवार भी टूटने से बच गया। सब कुछ साधना और विपुल के बीच में ही निपट गया। होटल आ गया था। बाहर के सर्द मौसम से होटल के अंदर दाखिला होना शरीर को थोड़ा राहत देने वाला अनुभव था। यह राहत साधना को अतीत की यादों से भी बाहर ले आई। राज भले ही शर्म और संकोच महसूस कर रहा था, लेकिन साधना ने सुशील से उसे मिलवाते हुए उसके बारे में कुछ भी नहीं छिपाया था। सुशील ने भी इसे बड़े सहज भाव से लिया था और राज के प्रति गर्मजोशी दिखलाई थी। साधना अपने अतीत और वर्तमान को एक साथ देख बड़ा अजीब महसूस कर रही थी। साधना ने कमरे में लगे फ़ोन से 3 कप कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स का ऑर्डर दे दिया था। सुशील का कोई भाई नहीं था। दूसरी शादी के बाद साधना को पति जरूर मिल गया था, मगर राज वाला रिश्ता नहीं। राज जैसे देवर की कमी लगातार उसे महसूस होती थी। कॉफ़ी के आने तक सुशील राज से उसकी पढ़ाई और भविष्य के बारे में उसकी योजनाओं पर चर्चा करता रहा। सुशील ने राज से एक भी ऐसा सवाल नहीं पूछा जिसका संबंध उसके निजी जीवन से होता। कॉफ़ी के आने के बाद चर्चा का रुख बदला और उसमें साधना भी शामिल हो गई। इस बार की चर्चा शिमला के इतिहास और दूसरे हिल स्टेशनों के मुकाबले में उसकी खास खूबियों पर केंद्रित रही। अंत में तो सुशील ने राज को अपने यहाँ आने का खुला निमंत्रण तक दे डाला। इसके जवाब में राज कुछ भी नहीं कह सका था। सुशील से मिलने के बाद राज जब जाने लगा तो साधना उसे होटल के गेट तक छोड़ने आई। राज के चेहरे से लगता था कि कुछ सवाल उसके सीने में उमड़ घुमड़ रहे थे। हम 2-4 दिन यहीं हैं, हो सके तो मिलने आ जाना। जी, कुछ कहना चाहते हो? साधना ने पूछा। शायद अगर आपको बुरा ना लगे। तुम कहो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, साधना ने कहा। राज कुछ पल खामोश रहा। शायद वह जो कहना चाहता था उसे कहने में उसे संकोच हो रहा था। मैं आज भी उतना ही आपकी इज्जत करता हूँ जितना कि पहले करता था। आपकी नाराज़गी का डर भी है मुझे। जो कहना चाहता हूँ शायद वह मेरी गुस्ताखी भी लगे। इसके बाद भी मैं अपनी बात कहूँगा। आपने भैया से संबंध को तोड़ा, मगर इसका दर्द दूसरे रिश्तों में भी फैला। दुनिया में बहुत सी शादीशुदा स्त्री और पुरुष झगड़ते हैं, उनमें बनती नहीं।
लेकिन वे सब एक दूसरे को छोड़ तो नहीं देते। अगर झगड़े होते हैं तो सुलह सफाई के अवसर भी होते हैं, किंतु आप लोगों ने तो सुलह सफाई वाला कोई अवसर ढूंढा ही नहीं, सीधे ही जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया। आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी जिसमें सुलह सफाई और शादीशुदा संबंधों को बनाए रखने की गुंजाइश ही खत्म हो गई थी? मैं आज आपसे इस सवाल का जवाब मांगता हूँ। हालांकि बदले हुए हालात में इसका मुझे हक नहीं। राज के शब्दों में एक अनकहा दर्द था। साधना उसके इस दर्द को महसूस कर सकती थी। उसका यह दर्द एक नासुर बन जाता अगर साधना उसके सवाल का सही जवाब देती। इसीलिए राज के सवाल के जवाब में साधना ने स्नेह से अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहा, तुम एक ऐसे सवाल का जवाब क्यों मांगते हो राज, जिससे अब कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, जो बीत गया खत्म हो गया और जिसके वापस आने की कोई संभावना नहीं। उसके लिए अब सवालों में उलझने से क्या फ़ायदा। अतीत कभी कभी राख के उस ढेर जैसा भी होता है जिसको कुरेदने की कोशिश में उसमें से दबी हुई चिंगारियां हाथ को जला भी देती हैं। इसीलिए अच्छा है कि अपने सवाल से तुम भी अतीत की राख को मत टटोलो। साधना की बात से राज क्या समझा क्या नहीं वह कह नहीं सकती, मगर लगता था कि उसने अपने सवाल का जवाब मांगने की जिद का इरादा छोड़ दिया था। चलता हूँ, झुककर साधना के कदमों को छूते हुए राज ने कहा। साधना की सीने में कुछ कसक सा गया। सच था, एक रिश्ता टूटने से कई रिश्ते टूटे थे। साधना की आंखों में नमी आ गई। भरी हुई आंखों से उसने धुंध में गायब होते हुए राज को देखा। अतीत बुरा हो या अच्छा, अगर उससे कभी सामना हो जाए तो वह दर्द ही देता है।